नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल बहन मायावती जी की बर्थडे थी, 67 साल की हो गई। और कल उन्होंने उतने धूमधाम से तो नहीं, जैसा जिस तरह के बर्थडे मनाने का हम लोग देखते आए हैं उतनी धूमधाम से नहीं, लेकिन कल उन्होंने बर्थडे मनाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए। उन्होंने अपनी किताब का भी लॉन्च किया, उसका शायद 18वां वॉल्यूम था, उनकी संघर्ष गाथा और बीएसपी की हिस्ट्री। लेकिन थोड़ा आप इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। बीएसपी को 1984 में काशीराम जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर कराया और हाथी इसका चुनाव चिन्ह हुआ। हाथी से सिंबॉलिकली ये है कि ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो डॉक्टर अंबेडकर की थी, ये उसका भी चुनाव चिन्ह रहा है, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट है हाथी से, तो हाथी इसका चुनाव चिन्ह बना। और फिर देश में बहुत से ऐसी पार्टीज आई जो डॉक्टर अंबेडकर की पॉलिसीज को उसके आगे बढ़ाने की बात की। तो उसमें प्रकाश अंबेडकर जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, फिर हमारे रामविलास पासवान जी, इस तरह के हर स्टेट में कुछ ना कुछ पार्टीज थी। लेकिन जितनी मिशन के तौर पे, जैसे काशीराम जी ने इस वामसेव के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, ये जो वंचित वर्ग था और जो बहुजन था, क्योंकि बहुजन, काशीराम जी कहते थे बहुजन का मतलब 85% लोग इस देश के, उसमें से भी खास करके स्पेसिफिकली उन्होंने जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के बीच में काम किया, उनको जगाया, उनको संगठित किया और फिर उनको एक राजनीतिक ताकत भी दी। उस राजनीतिक ताकत का ही नतीजा था कि मायावती जी अभी तक उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और लास्ट टाइम जब था 2007 से 2012, वो अपने पूर्ण बहुमत के साथ वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन मैं थोड़ा एक दो आपको फिगर इसलिए बता दे रहा हूं कि जैसे स्वतंत्रता के बाद पिछले 30, खास करके 1984 के बाद जो शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव पार्टी रही, वो सबसे बड़ी बीएसपी ही रही है पूरे देश में। बीएसपी बहुत से प्रदेशों में है, एक्टिव है। और लेकिन उससे पहले मैं एक जरा आपको फिगर और दे रहा हूं। फिगर यह है कि देश में शेड्यूल कास्ट की कुल आबादी 16.63% है। ये मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि अभी तक मैं एक फिगर और दे रहा हूं कि 1989 से ये लोकसभा इलेक्शंस में भी बीएसपी आई और लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीट किस बार जीती वो मैंने उतार के आपके साथ वो शेयर कर ले रहा हूं टेबल। वो टेबल गूगल से ही सर्च की गई है, मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है। 2% वोट इनको 89 में मिला था ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस की मैं अभी बात कर रहा हूं। और मैक्सिमम वोट 15th लोकसभा में 6.17% और मैक्सिमम सीट भी इसी 15th लोकसभा में मिली थी 2009 में, जब मध्य प्रदेश से 1, उत्तर प्रदेश से 20, 21 सीट इनको मिली थी। ये मैं डेटा इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा कितने वोट पाए। जो बात को मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि ये फैक्ट है कि देश के तमाम राज्यों में बीएसपी मतलब है। और लेकिन अगर देश की कुल आबादी 16.63% शेड्यूल कास्ट की है तो उसके आधे पे भी कभी बीएसपी नहीं पहुंची है। तो जैसे ये माना जाता है ना, वही रिप्रेजेंट करती है शेड्यूल कास्ट को, ये भी नहीं मानना चाहिए। अपनी अपनी स्टेट में बहुत सी अलग से पार्टीज हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे यूपी में शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन 20.70 है, 20.70। और अगर आप उत्तर प्रदेश की परसेंटेज की बात करेंगे, वो भी आप गूगल करेंगे, आपको ये सारे फिगर्स मिल जाएंगे। पिछले विधानसभा इलेक्शन जो अभी कंप्लीट हुआ, उसमें मायावती जी को महज 12.81% वोट मिला है और जो मैक्सिमम वोट मिला था वो 2007 में जब उनकी मेजॉरिटी आई थी तब 30.43% मिला था। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि कुछ इसके आसपास रही हैं। लेकिन एक और स्टेट है पंजाब। पंजाब वो स्टेट है जहां से काशीराम जी आते थे, जहां पे बहुत मेहनत की थी वामसेव के मूवमेंट के लिए, इस मूवमेंट के लिए। और पंजाब के बारे में एक चीज मैं और बता दूं, पंजाब हिंदुस्तान की वो स्टेट है जहां पे शेड्यूल कास्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 31.94%। लेकिन अभी तक 1992 में इनके 9 एमएलए आए थे। अभी जो विधानसभा 2022 में इलेक्शन हुआ उसमें 1 एमएलए हुआ है और वो मतलब 1-2%, 1-2%। 1992 में जरूर इनको 16% वोट मिले थे, करीब करीब आधे परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन फिर ये 4%, 2%, 5% इसी के आसपास घूमते रहे हैं। अब एक चीज और है जो कल जब आपका जन्मदिन मनाया गया मायावती जी का, तो बहुत से लोगों को पुरानी बातें याद आ गई। 15 जनवरी
जब मायावती जी सत्ता में थी और उसके बाद भी जब इनका दबदबा था, तो 15 जनवरी बहुत से लोगों के लिए खुशी से ज़्यादा डर और आतंक का दिन हो जाता था, क्योंकि वो एक खुलेआम अनकही वसूली होती थी कि भाई ये होता था कि सबको पैसा कंट्रीब्यूट करना है, सबको पैसा कंट्रीब्यूट करना है, तो लोग आके पैसा, और ये खुलेआम होता था। ये कोई, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो मैं काना फूसी वाली बात है, खुलेआम ये चीज होती थी। लेकिन अब मायावती जी ने, पहले भी था अभी भी, उन्होंने कल बात कही है कि एकला चलो, कि मैं किसी के साथ कोई तालमेल नहीं करूंगी। जो 9 असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, वो मैं अकेले लड़ूंगी। और खास करके उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की यूनिटी में बीएसपी भी भागीदारी करेगी, तो वो गलत है। और खास करके उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इस तरह का लगाया, क्योंकि ये भी एक चर्चा होने लगी थी, क्योंकि जैसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी, केसीआर और ममता बनर्जी जी एक अलग ध्रुव बना रहे हैं। तो कुछ लोगों का, मैं भी उसको मानता हूं, का ऐसा मानना था कि वो नेचुरल पार्टनर फिर बीएसपी और कांग्रेस को एक साथ आना होगा। इस तरह की भी बातें हो रही थी। वो उन्होंने कहा इस समय ठीक नहीं है। इस समय जो राजनीतिक ताकत है, वो कुल सीट देश में 543 हैं आज की तारीख में, उसमें से 10 सीट लोकसभा में मायावती जी के पास हैं, और राज्यसभा की 245 सीट में 1 सीट मायावती जी के पास है। एमएलए की कुल सीटें, जो पूरे देश में कुल सीटें हैं, वो 4036 हैं, उसमें से 7 सीट बीएसपी के पास है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि एक जनरल अंदाज आपको रहे ताकत का। उत्तर प्रदेश में जहां पे 10 एमपी आपके हैं, लेकिन जब एमएलए की बात आती है तो केवल 1 एमएलए है, और वो भी एक एमएलए जो उमाशंकर सिंह साहब हैं बलिया के। उनका जीतने में उनका व्यक्तिगत प्रभाव भी, और उनकी व्यक्तिगत ताकत और व्यक्तिगत जो उनका वेट है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था बनिस्बत बीएसपी के। अच्छा, लेकिन एक चीज जो मायावती जी कहती हैं, 1-2 चीजें जरा आप अगर उनके क्रिटिक भी हैं तब भी आपको ये मानना होगा कि काशीराम जी की 2006 में मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद ही जो बेस्ट टाइम ऑफ बीएसपी रहा है, 2007 में पूर्ण बहुमत लेके आई। उस समय काशीराम जी उनके साथ नहीं थे, मतलब वो दिवंगत हो चुके थे। 2009 में लोकसभा में वो 21 सीट लेके आई। 2009 में ही वो लोकसभा में 6.17% उनको वोट मिले। अच्छा, जरा वोट का भी मैं आपको एक चीज इसलिए जल्दी से बता दूं कि आज बीएसपी क्यों अहम है। मायावती जी इस चीज को समझती हैं, ऑपोजिशन के लोग भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। कारण यह है कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसमें बीएसपी इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज 4th लार्जेस्ट पार्टी इन दी कंट्री थी। उसको 3.63% वोट मिले थे 2019 में, तो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके पहले 2014, 2009 दोनों में वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद रही है इस देश में। 2014 में 4.14%, 2009 में 6.17%, फिर 1999 में वो 4th लार्जेस्ट पार्टी रही है। उसके पहले सीपीएम रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि फिर वो 1998 में वो 5th लार्जेस्ट थी, जब सीपीएम और समाजवादी पार्टी उसके ऊपर हो गए थे। लेकिन पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो 3rd, 4th पे रही है लगातार बीएसपी। तो इसलिए बीएसपी इज अ फैक्टर। बीएसपी फैक्टर क्या है, मतलब दलित अपने को एक जगह अगर इकट्ठा होकर वोट दे तो वो हराने और जिताने की कुव्वत रखता है। और दूसरा यह है क्योंकि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज भी रहती हैं, तो वहां पे भी वो इस स्थिति में रहता है, किसी को हराए किसी को जिताए। जो थोड़ा सबसे बड़ा आरोप जो बीएसपी के ऊपर लगता है, हालांकि अब वो आरोप का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि इट इज लाइक दैट। और ये सब पार्टीज में ये आरोप थोड़ा बहुत लगने लगा है। हर पार्टी में आप जब पार्टी का इलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक आप सुनते हैं कि पैसा लेके टिकट बेचा गया, फलाना ने टिकट ले लिया, फलाना ने टिकट ले लिया। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो सबको पता है, जो लिखित में तो नहीं कहा जाता है लेकिन मोर और लेस जो सार्वजनिक है, उसमें यह है कि बीएसपी में एक पैसे का लेन देन या कुछ इसका लेन देन होता है, और वो टिकट का एक बड़ा कारण होता है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि भाई मैं आपको से अगर आप मुझे पैसा दे रहे हैं तो मैं 1 लाख वोट या 2 लाख वोट से तो आपकी काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि इतने वोट तो हमारे जो कमिटेड वोट है वो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसीलिए मायावती जी ने कल कई बार एम्फेसाइज किया कि मेरे वोट इंटैक्ट है,
मेरे वोट कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। अब कल उन्होंने एक जो पुस्तक का विमोचन किया है, उनका संघर्ष यात्रा और ये सब, लेकिन एक चीज बहुत ही सरप्राइजिंग है मायावती जी की। मायावती जी पिछले 20 वर्षों से जब से एक्टिव हैं, वो घर से ही बैठ के राजनीति करती हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते। वो जब मुख्यमंत्री भी बनी तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं आती थी, घर से ही मुख्यमंत्री का काम चलाती थी। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीजें हैं, क्योंकि लोग अपने नेता से मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, वो ठीक है, वो एक वर्ग विशेष से आती हैं, उनको वोट मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डिस्कनेक्ट भी होता जा रहा है। और यही एक कारण है कि उनको बहुत कम वोट, 12 पॉइंट सम % वोट इस इलेक्शन में मिले थे। दूसरा एक चीज यह है कि वो किसी के साथ गठबंधन मतलब प्री पोल तो नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है ना, वो जो कोर वोटर चाहती हैं, जिस पे वो 2007 में जीती, 2009 में जीती, उनका कोर वोटर शेड्यूल कास्ट, मुसलमान और ब्राह्मण, ये उनका कोर वोटर था, जो एक जमाने में कांग्रेस का कोर वोटर होता था। तो वो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ था 2007 में। तो 2007 में उन्होंने अपने दम पे सरकार बनाई, 206 सीटें मिली थी 403 में, और फिर उन्होंने यूपी से ही 20 सीटें और मध्य प्रदेश से 1 सीट, 21 सीट उन्होंने लोकसभा में जीती 2009 में। तो वो उनका कोर वोटर था। अब आज की तारीख में उनकी दिक्कत क्या क्या हो रही है, मैं पार्टी वाइज बता दूं। बीजेपी में क्या हो रहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ अपने को अलाइन करके दिखाती हैं कि भाई मैं एनडीए का पार्ट हो जाऊंगा, मैं एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ूंगी, तो दिक्कत क्या होगी, मुस्लिम भाग जाएंगे। क्योंकि अब हो क्या रहा है ग्राउंड पे, अभी क्या हो गया है, ये मायावती जी भी समझ रही है, एक बड़ा शेड्यूल कास्ट का हिस्सा बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। अब वो उसको विन ओवर करना चाहती है, वो ये सब बातें कहती हैं, मनुस्मृति और इनके साथ जाती होती है, लेकिन वहीं पे वो बौद्धिक सम्मेलन और ब्राह्मण सम्मेलन भी करने लगती हैं। तो वो थोड़ा एक कहीं ना कहीं उस टैक्टिस में उनके कोर वोटर को भी लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने 2019 का इलेक्शन मिलकर लड़ा था। उसके पहले 2014 के इलेक्शन में उनको 0 सीट आई थी, और 2009 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा तो उनको 10 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से मिली थी। समाजवादी पार्टी का 5 में 5 ही रह गया था। अब उनका यह मानना है कि मैं किसी के साथ गठबंधन इसलिए नहीं करती हूं कि मेरे वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उस पार्टी के वोट मेरे यहां ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब वो ट्रांसफर हो चाहे ना हो, लेकिन यह भी फैक्ट है कि अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट यूनाइटेड कैंडिडेट हो जाता है तो इसमें मायावती जी का फायदा होता है, क्योंकि वो वोट ट्रांसफर हो चाहे ना हो, लेकिन वो एज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ बीजेपी उनके 10 सीटें जीती थी, ये तो फैक्ट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो बीजेपी को भी एक दुश्मन मानती है, वो सपा को भी अपना बड़ा कॉम्पिटिटर मानती हैं, क्योंकि जब प्रदेश की राजनीति होगी तो वहां सपा ही उनके सामने खड़ा हुआ है। और उसका एक उदाहरण मैं बता दूं, जनरली बीएसपी की एक घोषित नीति रही है कि हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते हैं। एक उन्होंने अजीब सा काम किया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग उन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं कि किसके साथ जाएंगे। उन्होंने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के जो कजन हैं धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे आजमगढ़ का बाई इलेक्शन, सामने से निरहुआ जी थे बीजेपी से, वो भी यादव जी थे। इन्होंने आजमगढ़ में एक मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली को लड़ाया, जिसको 2,46,000 बाई इलेक्शन लड़ाया, जो नहीं लड़ाती हैं, और उसके बाद और पहले कहीं और नहीं लड़ाया है, उसको 2,46,000 वोट मिले, 2,46,000। धर्मेंद्र यादव 8,000 वोट से हारे थे। और उसी समय एक दूसरा इलेक्शन, उसी के साथ साथ रामपुर का इलेक्शन भी हो रहा था, बाई इलेक्शन, वहां पे उन्होंने बीएसपी का कैंडिडेट नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं यह है कि वो भले ही कहा ना जाए, लेकिन एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इनकी बीजेपी से है कि मैं वोट स्प्लिट करके बीजेपी का फायदा कहीं ना कहीं करा देते हैं। उसका कारण लोग ये कहते हैं कि उसके कारण की ही वजह से मायावती जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस और तमाम भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार गो स्लो, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और उसका बड़ा एक कारण यह है, जो एआईएमआईएम के लिए कहा जाता है कि बाकी सारी के घर पे ईडी हुए हैं, लेकिन ओवैसी साहब के घर पे कोई ईडी, कोई छापा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टैक्टिकल सपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी और मतलब इस तरह की पार्टियों का है जो इनडायरेक्टली उनका फायदा कराती हैं। अच्छा, वो वोटर को भी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश की मैं मुख्य विपक्षी पार्टी हूं, ना कि समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी अब तो 30% से ऊपर वोट पा गई थी विधानसभा में, तो इसलिए वो बहुत आगे है इनसे। अब बात आ जाइए कांग्रेस की।
अब वो कांग्रेस का भी उनका लगातार विरोध करती हैं। आप कल भी उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार नाम लेके कहा, और एक तरह से जो कांग्रेस ने उनको इनवाइट किया है 30 तारीख की रैली, मेरे ख्याल में उसका जवाब तो बहुत स्पष्ट है कि वो उस रैली में नहीं जा रही हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस के बारे में इतना कह चुकी हैं, विपक्ष के बारे में इतना कह चुकी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है वो उस रैली में जा रही हैं। और उनका भी एक कारण यह है कि वो उन सारी स्टेट में हैं जहां कांग्रेस एक्टिव है। उनके वहां से जो इलेक्शन लड़ती हैं या कोई कभी पास्ट में उनका एमएलए रहा है, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, हरियाणा, झारखंड, ये सारी वो स्टेट है कभी ना कभी उनका कोई ना कोई एमपी जीता और यहां पे वो एक्टिव है। और ये सारी वो स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस ही उनका मुख्य प्रतिद्वंदी रहता है। बिहार एक ऐसी जगह है जहां पे वो अपने कैंडिडेट लड़ाती हैं, लेकिन वो उस गठबंधन के साथ नहीं जाती हैं। अब मूल प्रश्न यह आ जाता है कि अगर 2019 में वो सपा के साथ मिलके लोकसभा इलेक्शन लड़ती हैं और 0 से 10 सीट पे आती हैं, तो 2024 के लिए वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी? क्योंकि दो चीजें हैं, मन में उनके भी ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेरे हिसाब से जो प्री रिक्विजिट होगा वो कम से कम 40-50 सीटें तो आपकी होनी चाहिए। ये 15-20-10 सीट से आप नहीं उस रेस में आ सकते हैं। केसीआर जी जैसे 17 सीट के साथ उस रेस में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी जी विथ 42 सीट्स उस रेस में आ सकती हैं। नीतीश 40 सीट के साथ उस रेस में तो अगर इनको ये 40-50 का आंकड़ा पार करती हैं तब ये सीरियस कैंडिडेट हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना प्री पोल अलायंस के 40-50 की फिगर क्रॉस करना बीएसपी के लिए संभव नहीं है। किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, ये अभी ओपन है, लेकिन उनको प्री पोल अलायंस करना होगा, क्योंकि उनके पास वोट बिखरे पड़े हैं, कुछ कुछ वोट हैं, और वो किसी के साथ अलायंस अगर कर लेती हैं प्री पोल, तो वो जो उनकी 20 सीट जो अभी तक 21 सीट जो अभी तक का बेस्ट स्ट्राइक रेट उनका रहा है, उसको वो बढ़ा के अगर 40 तक पहुंचा देती हैं तो वो एक सीरियस कंटेंडर हो सकती हैं। क्योंकि बात तो एंड ऑफ द डे ग्राउंड पे ही करनी होगी। अभी तक आप माने या ना माने, आपको बीजेपी के साथ नहीं तो बीजेपी के इनडायरेक्टली सहयोगी के रूप में ही देखा जा रहा है। और जिन वोट को आप चाहते हैं कि वो वोट आपके साथ आए, जो इंपॉर्टेंट वोट होंगे, उसमें से एक शेड्यूल कास्ट का बड़ा वोट का थोड़ा तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुका है। वो वोट जो क्रूशियल वोट आपके लिए वो मुसलमान का वोट है, क्योंकि आपके अपने 10 एमपीज में से 7 एमपी मुसलमान हैं, तो आपका वो कोर वोटर भी आपको इंटैक्ट रखना है। तो पोजिशनिंग आपको बीजेपी के अगेंस्ट करनी होगी। अब ये एक इतना आसान ये सारी चीजें नहीं है, पॉलिटिक्स थोड़ी मुश्किल चीज होती है। तो मायावती जी की भी राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईडी सीबीआई का खतरा, एक तरफ वोट भागे जा रहे हैं उसका खतरा, एक तरफ इररेलेवेंट हो जाने का खतरा, इन सबके बीच में, और दूसरा एक आपका जो अपना बिहेवियर कि हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, हम सड़क पे उतरेंगे ही नहीं, हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, हम लोगों से मिलेंगे ही नहीं, इन सब कंस्ट्रेंट के बीच में वो अपने 2024 में अपनी पार्टी को कैसे स्टीयर करती हैं, ये देखने वाला होगा और दिलचस्प भी होगा। थैंक यू सो मच।